हेलो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाढ़ राहत शिविर के बाहर सांप सी लहराती लंबी लाइन के आखिरी छोर पे खड़ी वह बार बार लाइन को इस तरीके से झांक रही थी कि मानो उसको लग रहा था आगे खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे हटे और कैसे वो उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी का उफान तांडव पे था। सबका सब सामान, पसीनों से किया हुआ मेहनत का सामान सब बहता जा रहा था। झोपड़े और जमीन भी। ऐसे हालात में राबिया के भाई 8 साल के अजीम के टूटे फूटे मिट्टी के खिलौने की क्या बिसात थी। खिलौनों को झोपड़ी में भर आए बाढ़ के पानी से बचाने के लिए अजीम ने न जाने क्या क्या जुगतें की, और जब झोपड़ी ही जड़ से उखड़ गई तब उसे जिंदगी की असली लड़ाई का पता मालूम हुआ। राबिया ने 20 साल की उम्र तक क्या क्या न देखा। वे शरणार्थी शिविर के बाहर लाइन में खड़ी खड़ी अपनी जिंदगी के पिछले सालों के ब्यौरे में कहीं गुम सी हो गई थी। राबिया अपनी माँ और छोटे भाई अजीम को पास ही शरणार्थी शिविर में छोड़ यहाँ सरकारी राहत कैंप में खाना व कपड़ा लेने के लिए खड़ी है। परिवार के सदस्यों के हिसाब से कंबल, चादर, ब्रेड, बिस्किट आदि दिए जा रहे थे। 2 साल का ही तो था अजीम जब उसके अब्बा की मौत हो गई थी। उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ देखी, लड़ी कब से वे भी शांति से 2 वक्त की रोटी को दरबदर होते हुए उसने देखा। कौन सी राजनीति, कैसे कैसे नेता, कितने छल, कितने झूठ, सूखी जमीन तो कभी बाढ़ में बहती जिंदगियां। कहाँ जाए वे अब, कैसे जिए लाखों जाने अनजाने भीड़ में। बस उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब्बा न चाहते हुए भी कैसे इस खूनी आग के लपटों में घिर गए। वह 2012 जुलाई माह का एक दिन था। अब्बा अपने खेत गए हुए थे। खेत हो या घर, हमेशा कई मुद्दे सवाल बनकर उनके सिर पे सवार रहते। कौन, क्या, कहाँ से, क्यों हो, कब से हो, कब तक हो। इतने सारे सवालों के चक्रव्यूह में घिरे अब्बा तब भी अमन की दुआ मांगते रहे। बोडो असमिया लोगों की आपत्ति थी कि असम में कोई बाहरी व्यक्ति ना रहे। उनका आंतरिक मसला जो भी हो, लेकिन आम लोग जिंदगी के लिए जिंदगी की जंग में झोंके जा चुके। अब्बा खेत से न लौटे, बस तब से भूख ने मौत के खौफ की शक्ल ले ली। भूख, भय, जमीन के बेदखल हो जाने का संकट, रोजी रोटी की समस्या, बच्चों की बीमारी, देश निकाला, अंधहीन अंधेरा। घर में ही अब्बा से राबिया ने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा था। बिस्तर के नीचे कभी अब्बा के सामान में वह सबूत जो सिद्ध कर दे कि उनके पूर्वज 1972 के पहले से ही असम में हैं। नहीं मिल पाया कोई सबूत। बस जो था वह वक्त के पंजर में दफन था। अब्बा के जाने के बाद अम्मी जैसे पथरा गईं। आखिरकार 14 साल की राबिया को माँ और भाई के लिए काम की खोज में जाना पड़ा। कभी कहीं मकान, कभी दुकान में। जब जहाँ काम मिलता वह करती। बेटी की तकलीफों ने अम्मी को फिर से जिंदा होने को मजबूर कर दिया। जिंदगी जैसी भी हो चलने लगी थी, लेकिन आए दिन असमिया और अन्य लोगों के बीच पहचान व स्थायित्व का विवाद बढ़ता ही रहा। प्राकृतिक आपदा असम जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए नई बात नहीं थी, तो बाढ़ भी जैसे उनकी जिंदगी की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा था। राबिया अब तक लाइन के पहले नंबर पे पहुंच गई। सामने टेबल बिछाकर कुर्सी पे जो बाबू बैठे थे, राबिया उन्हें ही देख रही थी। कार्ड निकालो जो एनआरसी पहचान के लिए दिए गए। कौन सा? राबिया घबरा गई। बाबू ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का पहचान पत्र। वह दिखाओ, वरना सामान अभी नहीं दिया जा सकेगा। जिनका नाम है पहले उन्हें मिलेगा। जी, दूसरी अर्जी दाखिल की हुई है, पर अभी बहुतों का नाम शामिल नहीं है। मेहरबानी करके सामान दे दीजिए। मैं कई घंटों से लाइन में लगी हूँ। उधर अम्मी और छोटा भाई इंतजार में होंगे। ना मिलने की दुविधा में पड़ी लड़की को देख मुहर वाली कार्डधारी पीछे से चिल्लाने लगे और किसी डकैत पर टूट पड़े, जैसे राबिया पर पिल पड़ते। उसकी धकिया कर निकालने की कोशिश में जुट गए। राबिया के लिए जैसे करो या मरो की बात हो गई। तो जिंदगियां उसकी राह देख रही थी। ऐसे में राबिया समझ चुकी थी कि ये कानूनी बातें हैं और ये तकलीफ दे हो जाती हैं। नौजवान नीरद ने राबिया को मुश्किल में देख उससे कहा, आप इधर अंदर आइए, आप बड़े बाबू से बात कर लीजिए, शायद कुछ हो सके। राबिया भीड़ के पंजों से छूटकर अंदर आ गई। लोग खासे चिढ़े, कुछ तो अश्लील फप्तियां कसने में भी बाज नहीं आए। राबिया दरवाजे के अंदर आकर उसी कोने में दुबक कर खड़ी हो गई। नीरद पास आया और एक मददगार की हैसियत से उसने उस पर नजर डाली। दुबली पतली गोरी सुंदर कजरारी आंखों वाली राबिया मायूसी और चिंता से डूबी जा रही थी। उसने हया छोड़ मिन्नत भरी नजरों से नीरद को देखा। नीरद ने आहिस्ते से कहा, सामान की जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं राहत कार्य निपटाकर शाम को शिविर आकर तुम्हें सामान दे जाऊंगा। तुम अपना नाम बता दो। राबिया ने नाम तो बता दिया, लेकिन खुद की इस जिल्लत के लिए खुद को ही मन में कोसती रही। नीरद भोला भाला धनी
सरकारी नौकर था। नौकरी, पैसा, नियम, रजिस्टर, सरकारी सबूतों के बीच भी उसका अपना एक मानवीय तंत्र हमेशा काम करता और इसलिए ही वह मुश्किल में पड़े लोगों को अपनी तरफ से वह अतिरिक्त मदद कर देता जो कायदे कानूनों के। उसने राबिया से कहा, अभी मैं तुम्हें यहाँ से सामान दे दूं तो नेशनल रजिस्टर में नाम दर्ज का अलग ही बखेड़ा खड़ा होगा। तुम्हारे परिवार का नाम छूटा है इस पहचान रजिस्टर में। क्या करें, हम भी उन 40 लाख समय के मारों में शामिल हैं जिनके सरकारी रजिस्टर में नागरिक की हैसियत से नाम दर्ज नहीं है, अब्बा नहीं है, जिंदगी जीने के लाले पड़े हुए हैं, नाम दर्ज करवाने के झमेले कैसे उठाएं। ठीक है, तुम लोग पास ही के सरकारी स्कूल में बने शरणार्थी शिविरों में रहो। मैं काम खत्म करके 6 बजे तक सामान लेके वहां पहुंचूंगा। तुम फिक्र ना करो, मैं जरूर आऊंगा। शिविर में आकर राबिया की आंखें घड़ी पर और दिल दरवाजे पे अटका रहा। 2 कंबल, चादर और खाने पीने के सामान के साथ नीरद राबिया के पास पहुंच चुका। अम्मी तो धन्यवाद करते बिज बिज जाती। राबिया ने बस एक बार नीरद की आंखों में देखा। नीरद ने भी नजरें मिलाई। क्या कुछ अनकहा सा एक दूसरे के दिल में समाया। यह तो वही जाने, बस इतना ही कह सके कि धनसिरी की इस बाढ़ ने भविष्य के गर्भ में सबको लोप लिया। शरणार्थी शिविर में रोज का खाना तो दिया जाता था, लेकिन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में जिनका नाम नहीं था, बिना किसी तकरार के वे भेदभाव के शिकार तो थे। इस मामले में आवाज उठाने की गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि स्थानीय लोगों की मानसिकता के अनुरूप ही था यह सब कुछ। बात जब गलत सही की होती तब यह सुविधा असुविधा और इंसानियत पर भी रहनी चाहिए, लेकिन सच यह है कि लोगों की तकलीफों को करीब से देखने के लिए हमेशा एक अतिरिक्त आंख चाहिए। बेबसी, अफरा तफरी, इतिहास की खूनी यादें, बदले की झुलसती आग, तिकड़मी खेल और भविष्य की भूखी चिंता। राबिया के पास इंतजार के सिवा और कुछ न था। नीरज जब जब आ जाता, राबिया, अजीम और उनकी अम्मी की सांसें बड़ी तसल्ली से चलने लगती, वरना वही खौफ, वही बेचैनी। राबिया नीरज से काफी कुछ कहना चाहती, लेकिन मौन रह जाती। हाँ, जितना वह मौन रहती उसका अंतर मुखर हो जाता। वह रात रात भर करवटें लेती। भीड़ और चीख पुकार के बीच मन के अंदर एक खाली जगह पैदा हो गई थी उसके। राबिया के मन में शाम की सुहानी हवा और पेड़ के नीचे बैठा नीरद, नीरद की गोद में सिर रखी हुई राबिया, नीरद कुछ दूर पर बहती धनसिरी को देखता हुआ राबिया को न जाने प्रेम की कितनी बातें बता रहा। वह नदी, हाँ धनसरी, लेकिन कोई शेर नहीं, बदला नहीं, लड़ाई और भेदभाव नहीं। आज शाम को किराए के अपने मकान में लौटते वक्त आदत अनुसार नीरद आया। नीरद के यहाँ आते अब महीने भर से ऊपर होने को था। राबिया एक कागज का टुकड़ा झट से नीरद को पकड़ा, उसकी नजरों से ओझल हो गई। अपनी साइकिल पे बैठ नीरद ने कागज के टुकड़े को खोला। असमिया में लिखा था, मैं असम की लड़की, तुम असम के लड़के, हम दोनों को ही जब अपनी माटी से इतना प्यार है तो क्या तुमसे अलग हूँ? अगर नहीं तो एक बार मुझसे बात करो। नीरद के दिल में कुछ अजीब सा हुआ, थोड़ा सा पहचाना, थोड़ा अनजाना। उसने कागज के पीछे लिखा, मैं तुम्हारी अम्मी से कल बात करूंगा। राबिया को चिट्ठी पकड़ा के वह निकल गया। चिट्ठी का लिखा मजमून पढ़ राबिया के पांव तले जमीन खिसक गई। पता नहीं ऐसा क्यों लिखा उसने। कहीं शादीशुदा तो नहीं, मैं मुस्लिम, कहीं इस वजह से वह गुस्सा तो नहीं, क्या मैं खुद को असमिया कहा तो बुरा तो नहीं मान गया वो? राबिया का दिल बुरी तरह बैठ गया। बार बार खुद को लानत भेज कर भी जब उसके दिल पर ठंडक नहीं पड़ी तो अम्मी के पास पहुंची। उन्हें भरसक मनाने का प्रयास किया कि वे तीनों यहाँ से चल दें। जो भी हो, वह नीरद को अम्मी से बात करने से रोकना चाहती थी। अम्मी बेटी की खुददारी भी समझती थी। दुनिया जहान में अपने हालात भी कहाँ, बेटी, बाढ़ से सारे रास्ते कटे पड़े हैं, कोई ठौर ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे हम? जान के लाले भी पड़ सकते हैं, नन्हे अजीम को खतरा हो सकता है। तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। शाम को सब कुछ रसद के साथ नीरद हाजिर हुआ और सामान राबिया को पकड़ाकर अम्मी के पास जा बैठा। अम्मी का हाथ अपने हाथों में लेके उसने कहा, राबिया की वजह से आपसे और अजीम से जुड़ा। अब मैं सचमुच ये चाहता हूँ कि आप तीनों मेरे साथ गुवाहाटी चलें। जब मेरा यहाँ का काम खत्म हो जाए तब मैं आप सबसे हमेशा के लिए बिछड़ना नहीं चाहता। अजीम का दाखिला भी स्कूल में हो जाएगा। आप सिलाई वगैरह का कोई काम देख लेना और रहने की चिंता बिल्कुल ना करना। वहाँ हमारा अपना घर है, आपको किसी चीज की कोई चिंता नहीं होने दूंगा। राबिया की तो जैसे रुकी हुई सांस अचानक चल पड़ी। बारिश में लथपथ हवा जैसे बसंत की मीठी बयार बन गई। अम्मी ने नीरद के गालों को अपनी हथेलियों से भर के कहा, बेटा जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। अब तुम्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं, बल्कि जिगर का टुकड़ा भी मानते हैं। अजीम यहाँ से जाने की बात सुन नीरद की पीठ पे लद गया।
वह अपनी खुशी के इस इंतहा को सब पर जाहिर कर शर्मसार नहीं होना चाहती थी। जैसे महीने भर बाद वे गुवाहाटी आ गए। नीरद के 2 मंजिला मकान से लगी खाली जगह में एक छोटा सा आउट हाउस किस्म का था, शायद माली आदि के लिए। छत पे एस्बेस्टस था, लेकिन छोटा सा 2 कमरे वाला हवादार मकान था। वहां खिड़की थी तो रोशनी की भी सहूलियत थी। पीछे छोटा सा स्नान घर था, एक अदद सूखी जमीन पैर रखने को, एक छत पर सिर ढकने को था। सरकारी स्कूल में दाखिला और खुद अम्मी का एक टेलर का दुकान, सिलाई का काम कर लेना, इससे ज्यादा उन्हें चाहिए भी क्या था। पर बात यह भी थी कि उनके लिए इतना पाना ही काफी नहीं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का सवाल तलवार बनकर सिर पे टंगा था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक आशियाने की तलाश में दरबदर क्यों होते, क्यों लोग अपनी कमाई हुई रोटी पर भी अपना हक जताने के लिए सदियों तक लड़ाई की हिस्सेदारी होती। अभी 3-4 दिन हुए थे कि नीरद की माँ आ पहुंची। उसने राबिया की माँ ने सोचा था कि वे खुद ही उनसे मिलने जाएगी, लेकिन नीरद ने मना कर दिया। जब तक वे दुआ सलाम करके उनके बैठने के लिए कुर्सी लाती, नीरद की माँ ने तोप के गोले की तरह उनपे सवाल दागने शुरू करे। धर्मजात क्या है आपकी? आपकी बेटी रोज कहाँ जाती? नीरद ने किराया कुछ बताया भी है या नहीं? हमने यह घर माली के लिए बनवाया था। वैसे हो कब तक आप लोग? अम्मी ने हाथ जोड़ दिए, कहा दीदी नीरद बड़ा अच्छा बच्चा है, बाढ़ में हमारा घर बार सब डूब गया। सिर से पांव तक राबिया की अम्मी को नीरद की माँ ने निहारा और कहा, घर वालों के सीने में मूंग दलकर बाहर वालों पे रहम कर रहा है। अच्छा बच्चा तो हो गई। नीरद की माँ का इस तरह बोलकर निकल जाना अम्मी को काफी मायूस कर दिया। अब चोरों की तरह अपनी ही नजरों से खुद छुपाना भारी हो गया था। हमेशा बस यही डर कि किसी को पता न लग जाए कि वह सरकारी लिस्ट के बाहर है। अचानक खुद को घुसपैठिए सा महसूस करने लगे, जैसे धरती पे बोझ, जैसे चोरी की जिंदगी छिपाए नहीं छिप रही। भरोसा उन्हें इस अनजान धरती पे भले ही नीरद का था, लेकिन काम के सिलसिले में वह भी तो अक्सर बाहर जाता था 4-5 दिन के लिए। नीरद अभी भी शहर से बाहर था, दूसरे दिन आने वाला था। राबिया ने शाम को अपनी रसोई की खिड़की से एक साया सा देखा। वह साया एक पल में खिड़की के सामने रुककर तुरंत हट गया। उस रात थोड़ा डरकर भी वह शांत रह गई, किसी से कुछ नहीं कहा। नीरद दूसरे दिन घर वापस आया और उनसे मिला, लेकिन बात आई डर हो गई। नीरद 3 दिनों के लिए फिर शहर गया। फिर कोई साया राबिया को दिखा। एक पल रुककर वह आकृति सामने से हट गई। राबिया दौड़ के बाहर गई, कोई नहीं था। राबिया पसोपेश में थी। अम्मी खामोखा परेशान हो जाएंगी, यह सोचकर उसने नहीं बताया। खिड़की, एक आकृति, इन सब का डर और फिर बाहर झपटना और कुछ न देख पाना। राबिया मानसिक रूप से लगातार टूट रही थी। अगले हफ्ते नीरद वापस आया तो उसे राबिया डर के चुप रह गई। राबिया का डरना लाजमी था, क्योंकि नीरद ने अभी तक उन दोनों के रिश्ते पे कोई मोहर नहीं लगाई थी। अम्मी और अजीम की जिंदगी राबिया की किसी गलती की वजह से अधर में न लटक जाए। दरअसल राबिया तो अब तक नीरद की चुप्पी देख खुद के एहसासों को भी खत्म करने का जिगर पैदा कर चुकी थी। खिड़की पे रोज रोज किसी का दिखना कोई छोड़ा जाने वाला मसला नहीं लगा। नीरज समझदार था, उसे अंदेशा हुआ कि हो ना हो कोई राबिया के लिए ही आता हो। गिद्धों की नजर पड़ने में देर ही कहाँ लगती है। एक परिवार को वह खुद से भरोसे उनकी जमीन के उखाड़ लाया है। क्या वह राबिया के लिए कोई जिम्मेदारी महसूस करता है? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी है? अजीम बाहर खेल रहा था और अम्मी टेलर की दुकान में। नीरद को यह सही वक्त लगा। उसने राबिया से कहा, राबिया मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। राबिया की धड़कनें उफानों में तेज हो गईं। आज निराशा के बीच डोलती उसकी आंखों की पुतलियां भरसक स्थिर होने की कोशिश में लगी। नीरद की आंखों से जा टकराई। नीरद ने कहा, राबिया तुम्हारा नाम मुझे लंबा लगता है, मैं तुम्हें राबी कहकर बुलाना चाहता हूँ, इजाजत है? है, सब कुछ के लिए इजाजत है। राबिया का दिल खुशी के मारे मन ही मन बल्लियों उछल पड़ा, मगर शर्मीली राबिया बर्फ की मूरत बनी एक जगह खड़ी रही। नीरद ने धीरे से पूछा, तुम्हारी पसंद में कोई लड़का है जिससे तुम शादी कर सको? मुझे बता दो, यहाँ मैं ही तुम सबका अपना हूँ। इसकी बातें किसी पराये की तरह चुभती हैं। कभी इसने मेरे मन को टटोलने की कोशिश नहीं की, जबकि मैं न जाने कब से अपना सब कुछ। राबिया आक्रोश पे काबू नहीं रख सकी और नीरद के सामने अपने आप को जैसे पूरा खोल कर रख दिया। अचानक चूल्हे में जाए तुम्हारा अपनापन, आठों पहर दिल में कुड़ती हूँ, आंखों का पानी अब तेजाब बन गया, अब सब्र नहीं मुझ में। नीरद नजदीक आकर उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसकी आंखों में बोला,
कितनी सीपियां यहाँ मोती छिपाए पड़ी हैं। वह कितना बेवकूफ था जो झिझकता ही रह गया। राबिया प्रेम, समर्पण और लज्जा से थरथरा उठी। धीरे धीरे नीरद के बलिष्ठ बाजुओं में घेरे में खुद को समर्पित उसने सीने से लगा लिया। नीरद ने उसको अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, शादी करोगी मुझसे? पर कैसे? तुम कर पाओगे? मेरा तो कोई नहीं, लेकिन तुम्हारा परिवार और समाज। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? क्या अब और भी कुछ कहना पड़ेगा मुझे? फिर तुम मेरी हो चुकी राबी। कोई इस सच को अब झुटला नहीं सकता। नीरद के मन ही हूर अब नीरद के लिए सच बनकर जमीन पे उतर चुकी। लेकिन इस सच को परिवार और समाज की जड़ बुद्धि को कबूल करवाना कोई हंसी खेल नहीं। असम के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का प्रकोप कुछ कम हुआ तो एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का प्रकरण फिर शुरू हुआ। राबिया का परिवार अपना घर-बार जमीन खोकर जड़ से कट चुका। अभी के हालात में 2 जून की रोटी और अमन से जीने की हसरत इतनी माने रखती। इधर नीरद चाहता था कि एनआरसी की दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ जाए। अभी नीरद इसी मामले में बात कर अपने घर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और बाहर तक उसे छोड़ने आई राबिया अपने घर की तरफ मुड़ी कि शाम के धुंधले सन्नाटे में राबिया का मुंह झटके से किसी ने दबा लिया, तेजी से पीछे जंगल की ओर घसीट ले गया। वह इतनी फुर्ती में था कि राबिया को संभालने का मौका न मिला। राबिया के घर के पीछे घनी अंधेरी झाड़ियों में ले जाकर उसने राबिया को जमीन पे पटक दिया और उसके सीने पे बैठ गया। उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर अपना मोबाइल ऑन कर के उसने अपना चेहरा दिखाया और शैतानी स्वर में पूछा, पहचाना? राबिया घृणा और भय से सिहर उठी। उसने अपना चेहरा राबिया के चेहरे के और करीब लाके फुसफुसा के कहा, जो सोचा भी नहीं जा सकता वह कभी कभी हो जाता है। अब तुम्हारे सामने 3 विकल्प हैं। पहला, तुम रोज रात को इसी जगह मेरी हसरतें पूरी करने आओगी। दूसरा, अपने परिवार को लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाओ, किसी से बिना कुछ कहे, नीरज से भी नहीं। अंतिम विकल्प, मुझसे बगावत करो, इसी घर में रहो, नीरज को फांसो और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वैसे अंजाम भी सुन लो, 3 जिंदगियां खतरे में होंगी, नीरद, अजीम और तुम्हारी अम्मी। सन्नाटे पे चोट सी पड़ती उसकी खूंखार आवाज से बर्फ सी ठंडी पड़ चुकी राबिया दहल गई। उसके शरीर की अश्लील तरीके से छूता हुआ वह परे हट बैठा, गालों को भींच कर बोला, देखा मैं कितना शानदार इंसान हूँ। मैं तुम्हें आसानी से हासिल कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद को खुद ही मुझे सौंपो। जैसे सौंपोगी नीरद को, उफ क्या मंजर होगा। नीरद के साथ धोखा, कयामत आएगी उस पर लगे हाथ। यह भी बता दूं, नीरद की शादी तय हो गई है खानदानी लड़की से, सरकारी लिस्ट वाली। राबिया बेहोशी सी हालत में घर पहुंची, खुद को संभाले रही और नीरद के साथ बाहर चले जाने का बहाना बना दिया। लड़की की जात ही ऐसी होती, ड्रामेबाज, कभी माँ से कभी प्रेमी पति, भाई या पिता से झूठ बोलती ही रहती, अपना दर्द छुपाती, डर छुपाती। सुबह हुई तो राबिया को फिर शाम का डर सताने लगा। इतने में नीरद आ गया। उसका व्यवहार उखड़ा सा था। आते ही वह कह पड़ा, चलो अब और नहीं रुकूंगा, रजिस्ट्री मैरिज के लिए आवेदन कर दूंगा। राबिया सकते में थी, इतनी जल्दी सब मानेंगे कैसे? फिर रजिस्ट्री होगी कैसे? वह तो सबकी नजर में घुसपैठिया है। कागज का टुकड़ा जाने कब कहाँ किस बाढ़ में बह गया। अम्मी आप बस आशीर्वाद दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। रात को घर में माँ और भाई ने खूब हंगामा किया। माँ ने मेरी शादी एक नामी खानदानी परिवार में तय कर रखी, मोटी रकम देंगे वे मुझे। कल रात यह बात पता चली। मेरे पिता की मृत्यु के बाद से मैं ही घर की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। पिता की पेंशन से माँ मनमाना खर्च करती है और 32 साल के मेरे निकम्मे बड़े भाई को दे देती है। पार्टी फंड के नाम पर उगाही करके जेब गरम करता है। अब इन दोनों का मेरी निजी जिंदगी में दखल मुझे पसंद नहीं। राबिया के दिल में तूफान उठा और वह अपने साथ हुए को जहन में रोक न सकी। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, हिचकियां बंध गईं। नीरद पास आ गया था। उसकी आंखों में बेइंतहा प्रेम और हाथों में अगाध विश्वास का स्पर्श था। उसने पूछा, क्या हुआ राबी? बताओ मुझे, शायद कहीं मेरा अंदेशा तो सही नहीं। तुम ही बताओ राबी। तुम्हारा बड़ा भाई। सिर झुकाए हुए आंसुओं की धार में राबिया के सारे मलाल बाहर निकल आए। नीरद को गुस्से में होश न रहा, चिल्ला के पूछा, क्या कर दिया कमजर्फ ने? राबिया सकते में आ गई। नीरद के हाथ पकड़कर विनती का स्वर करा। कुछ कर नहीं पाया मगर जंगल में खींच कर ले गया था मुझे। बाकी बातें सुनते ही नीरद आपे से बाहर हो गया। कहा, चलो थाने, रिपोर्ट लिखवाएंगे। आपके परिवार की इज्जत तुम्हारे दुख से बड़ी नहीं। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था?
जैसा तुम्हें धमकाया था वैसा वाकई कर दिखाया। साफ साफ देखा मैंने उसे। वह खुद चाहता था कि मैं उसे पहचानूं, खौफ खाऊं। नीरद उन तीनों को लेकर थाने तो गया, लेकिन वहां उनकी नागरिकता के प्रश्न पर उन्हें जलील ही होना पड़ा। पुलिस वालों ने कहा, तब तो पहले एनआरसी में नाम दर्ज करवाओ, फिर यहाँ आओ। जब हमारे यहाँ की नागरिक हो ही नहीं तो हमें क्या वास्ता। न्याय, अन्याय और सुख दुख की मीमांसा अब इंसानियत के हाथों में नहीं थी। बाध्य होकर नीरद ने अपने कद्दावर दोस्त माणिक का सहारा लिया। वह एक सामाजिक संस्था का मुखिया था और समाज व राजनीति जीवन में उसकी गहरी थी। उसने उन लोगों को शरण भी दी और देखभाल का जिम्मा भी लिया। नीरद भी कुछ दिन माणिक के घर में ऑफिस आना जाना करता रहा। इस बीच नीरद ने अपने बड़े भाई की हरकतों का उसकी पार्टी के राज्य हाईकमान से शिकायत की, जिक्र किया। हाईकमान को बात समझ आ गई। उसी शाम जब वह फिर राबिया को तहस नहस करने के लिए मंसूबे बांध उसके खाली घर के पास बिना कुछ जाने मंडरा रहा था, पार्टी हाईकमान के गुर्गों ने राबिया के घर के पीछे की झाड़ियों में ले जाकर उसकी सारी हसरतें पूरी कर दी। साथ ही हाईकमान का आदेश भी सुना दिया, पार्टी बदनाम हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगा। इधर यह कहानी यहाँ रुक तो गई, लेकिन नीरद की जिंदगी की नई कहानी कैसे शुरू हो। रजिस्ट्री तो तब होगी जब राबिया खुद को असम की लड़की साबित कर पाएगी। पर क्या नीरद का प्रेम इन बातों का मोहताज है? जब उसने धर्म जाति नहीं देखी तो अब नागरिकता पर अपने प्रेम की बलि चढ़ा दे। प्रेम तो मासूम तितली सा नादान, दूसरों के दर्द, दूसरों की खुशी का वाहक है। जैसे पराग कणों को तितलियां ले जाती हैं एक से दूसरे फलों में। सच कहते हैं, भला मानुष कभी अकेला नहीं पड़ता। चार दुश्मन अगर उसके हों भी तो 100 दोस्त भी उसके हर सुख दुख में साथ होते हैं। नीरद भी ऐसा ही था। ज्यादातर वह लोगों से मदद देता आदि था। ऑफिस के सारे स्टाफ वाले उसकी अच्छाई के कायल थे, इसलिए कानून भले ही अड़ंगा था मगर इंसानों से इंसानियत का तकाजा अपने कंधों पे संभाल लिया था। नीरद और राबिया के प्यार की मासूमियत, राबिया और नीरद के प्यार को सब दिल से ऑफिस में भी महसूस कर रहे थे। उसके दिसपुर स्थानांतरण की राह प्रशस्त कर दी थी। दिसपुर पहुंचकर नीरद और नीरद की राबी ने गुवाहाटी और दिसपुर के कुछ लोगों के सामने एक दूसरे को अपना बना लिया। देश अभी भी बड़ी अफरा तफरी में था। इंसानों पे जाति, धर्म और नागरिकता के टैग लगाने की बड़ी रेल पेल थी। इधर नीरद और राबी ने दुनिया की रीत पर लिख दी अपने प्यार की